यह सीटेट की आज हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? BF स्किनर ने। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो अन्य किन नामों से जाना जाता है? अनुक्रिया उत्तेजक का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, RS थ्योरी, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, कार्यात्मक ऐतिबद्धता का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। अब एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि कार्यात्मक ऐतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? BF स्किनर ने। या फिर ऐसे पूछ ले कि RS थ्योरी किसने दी थी? तो RS थ्योरी किसने दी थी? BF स्किनर ने। अब स्किनर ने अपने सिद्धांत में सबसे अधिक जोर जो है अनुक्रिया पर दिया, जिस कारण से इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, स्किनर ने सबसे पहले सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस टेट में आ सकते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, और दूसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जा सकता है या जाना जाता है। सेकंड स्लाइड। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो स्किनर ने सबसे पहले जो अपना प्रयोग किया था वो किया था चूहे पर, उसके बाद किया था कबूतर पर। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया, और ऑप्शन में आपको चूहा भी दे सकता है या फिर कबूतर भी दे सकता है। तो आंसर दोनों ही सही है। ऑप्शन में आ सकता है चूहा, कुत्ता, बिल्ली या फिर वनमानुष। तो आंसर क्या हो जाएगा? चूहा। और अगर चूहा नहीं दिया, वहाँ कबूतर दिया, तो आंसर कबूतर भी सही होगा। क्यों? क्योंकि स्किनर ने चूहा और कबूतर दोनों पर ही प्रयोग किया था। अपना पहला प्रयोग उसने चूहे पे किया और दूसरा किया कबूतर पर। ये पता होना चाहिए आपको, ये टेट में आ सकता है। अब स्किनर जो थे, इन्होंने थायरॉइड और पावलाव के सिद्धांत को नकार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि थायरॉइड के प्रयोग की जो बिल्ली है, अगर बाहर खाना ना हो, ठीक है, तब भी वह बाहर आएगी, चाहे खाने की जगह पर कोई अन्य वस्तु रखी है या पत्थर का टुकड़ा ही क्यों ना रखा हो। अर्थात उत्तेजक के न रहने पर भी अनुक्रिया चलती रहेगी, इसलिए हमें सबलीकरण अनुक्रिया का करना है, उत्तेजक का नहीं। अब इसमें स्किनर ने क्या बताने का प्रयास किया? तो मतलब वो ये कहना चाह रहे थे, आप इसे अपने आप से भी जोड़ के देख सकते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट है, आप उसे 1-1.5 महीने तक लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आपने उसे मोटिवेट किया वो पढ़ता रहा। अब 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपने उसे मोटिवेट करना बंद कर दिया, लेकिन अभी भी वह पढ़ रहा है, उसका पढ़ना जारी है, उसकी अनुक्रिया चल रही है। और अनुक्रिया यहाँ पर क्या है? उसका पढ़ना। और मोटिवेशन जो कि एक उत्तेजक का कार्य कर रहा है, नहीं रहने पर भी उसके पढ़ने की जो प्रक्रिया है सुचारू रूप से चल रही है। तो यहाँ सबलीकरण किस चीज़ का किया गया है? पढ़ने का, ना कि मोटिवेशन का। अब ये जो सिद्धांत है, अवयविवाद और गेस्टोल्टवाद, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आपके टेट में आ जाए या फिर आपके सीटेट में आ जाए। अवयविवाद या गेस्टोल्टवाद, तो यह सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था आपका मैक्स वर्दीमर ने, ठीक है। अब ये जो गेस्टोल्टवाद है, इसमें जो गेस्टोल्ट शब्द है ये कहाँ से आया? तो ये आया है जर्मन से, ये जर्मन भाषा का शब्द है,
क्वेश्चन कोई भी दे सकता है एग्जामिनर, और आजकल जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ रहा है, तो आपको हर चीज़ के बारे में, चाहे वो छोटे से छोटी जानकारी क्यों ना हो, पता होना चाहिए। तो गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण आकृति। अब देखिए यहाँ पे मैक्स वर्दीमर ने क्या बताने की कोशिश की है। मान लीजिए जैसे एक मूवी है बाहुबली, तो उसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब अगर कोई सेकंड पार्ट बाहुबली का देख ले और फर्स्ट पार्ट देखे ही ना, तो क्या उसे बाहुबली मूवी समझ आ जाएगी? नहीं। उसके लिए उसे जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखना होगा, तब जाके उसे उस मूवी की पूरी स्टोरी समझ आएगी। और या आप इसे किसी और मूवी से या किसी और चीज़ से भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट ले लीजिए, आप मैथ्स ले लीजिए, है ना। अगर मैथ्स में आपको जोड़ना ही ना बताया जाए, ठीक है, और डायरेक्ट बोर्ड मास पे आ जाए, तो क्या आप कर पाएंगे? बोर्ड मास का कोई भी सवाल नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको जोड़ने का भी पता होना चाहिए, माइनस का भी पता होना चाहिए, गुणा का भी पता होना चाहिए, भाग का भी पता होना चाहिए। हम बोर्ड मास तभी पढ़ सकते हैं जब हमें ये सब के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। और यहाँ पे यही बताने की इन्होंने कोशिश की है। गेस्टॉल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण आकृति। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है मैक्स वर्दीमर को। एक सेकंड रुकिए, हमारी इरेजर। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है मैक्स वर्दीमर को। अब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। एग्जामिनर ये पूछ सकता है आपसे कि अव्ययवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? मैक्स वर्दीमर ने। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपसे कि गेस्टॉल्ट वाद का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? मैक्स वर्दीमर ने, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे यही कहा गया है कि किसी भी आकृति को उसके भागों से नहीं समझा जा सकता। गेस्टॉल्ट का निर्माण सभी भागों के मिलने से होता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप बोर्ड मास को ले सकते हैं। बोर्ड मास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना सब पता होना चाहिए, तभी आप उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको सिर्फ जोड़ना आता हो और भाग नहीं आता या घटाना नहीं आता, तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सिर्फ भाग करना आता है और जोड़ना और घटाना नहीं आता, तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास में मान लो इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ जोड़ने का भी निशान है, भाग करने का भी निशान है, गुणा करने का भी निशान है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको सिर्फ गुणा करना आता है, भाग करना नहीं आता और जोड़ना नहीं आता, तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। इसके लिए आपको गुणा का भी पता होना चाहिए, गुणा कैसे करते हैं, भाग का भी पता होना चाहिए कैसे करते हैं, जोड़ने का भी पता होना चाहिए। तब आप बोर्ड मास का रूल फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक सेकंड, चलिए। अब कोहलर का सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब हमारे मनोविज्ञान में एक और मनोवैज्ञानिक है कोहलर, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, और ये सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
जो कि टेट में आपके आता ही आता है कि सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया था? कोहलर ने। इन्होंने कहा कि किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ द्वारा होता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी समस्या में उलझे हुए हैं और आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है, बहुत दिमाग लगाने पर भी। अब क्या होता है, अचानक से आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कोहलर ने ये ही बताने का प्रयास किया है कि किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ द्वारा होता है, जो कि अपने आप से आता है। ये समाधान आप किसी से पूछ नहीं रहे, अचानक से आपके माइंड में कोई आइडिया आ गई कि अच्छा मैं इस चीज़ को ऐसे भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो आप साइंस का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजिक्स का कर रहे हैं या मैथ का ही कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपके माइंड में अचानक से कोई आइडिया आ जाता है कि अच्छा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सूझ का सिद्धांत यह किसने दिया था? इम्पोर्टेंट है, कोहलर ने दिया था। इसे आप याद कर लीजिएगा। अधिगम का एक सिद्धांत है जो कहता है अधिगम श्रृंखला बाधित नहीं होती, बल्कि समस्या का हल सूझ अचानक से व्यक्ति के दिमाग में आता है। इन्होंने कहा कि अधिगम का जो सिद्धांत है, मतलब सूझ का जो सिद्धांत है, अधिगम का एक सिद्धांत है। अधिगम श्रृंखला बाध्य नहीं होती, बल्कि समस्या का जो हल है सूझ अचानक से व्यक्ति के दिमाग में आता है। इसमें इन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि जो अधिगम श्रृंखला है, हम मतलब जो सीखते हैं, तो उसमें हमारे सीखने का जो क्रम है कभी भी वो बाध्य नहीं होता, बल्कि जो प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं हम उलझ गए और हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो वो अचानक से हमारे माइंड में आ जाता है। इसे ही कोहलर ने सूझ का सिद्धांत कहा। कोहलर के अनुसार जब बालक को कुत्ते से अवगत कराया जाता है, बिल्ली से अवगत कराया जाता है, इसी क्रम में जब बालक को बड़े जानवर गाय या भैंस से अवगत कराया जाता है, तो उसकी सूझ यह कहती है कि यह न तो कुत्ता है न बिल्ली है, बल्कि कोई अन्य जानवर है। एक बच्चा है, उसे पहले कुत्ते से अवगत कराया, उसके बाद उसे बिल्ली से अवगत कराया। अब उसके माइंड में एक पिक्चर बन गई कि कुत्ता अच्छा ऐसा होता है, बिल्ली ऐसी होती है। अब एक अन्य तीसरा जानवर, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, घोड़ा, XYZ कोई भी जानवर हो, जब उसे दिखाया तो उसके माइंड में ये दोनों पिक्चर्स पहले से सेट थी। ठीक है, तो वो समझ गया कि ना तो ये कुत्ता है ना ये बिल्ली है, क्योंकि उन दोनों से तो वो अवगत है। वो जानता है कि हाँ कुत्ता देखने में कैसा होता है या बिल्ली देखने में कैसी होती है, तो वो समझ गया कि ये कोई और अन्य जानवर है। उदाहरण के लिए, अगर सुल्तान को केले खाने के लिए छड़ी ही न मिले तो वह केले कभी नहीं खा पाएगा। अब मान लो जो हमारे कोहलर थे, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो एक सुल्तान नाम के वन मानुस पे किया, बंदर पे किया। तो अब हुआ क्या कि कमरे में ऊपर छत पे से केले लटका दिए और कमरे में एक साइड कोने में एक छड़ी भी रखी हुई थी। तो जब वन मानुस उन केलों को देख रहा था तो वो उन्हें खाने का प्रयास कर रहा था कि इन्हें वो कैसे प्राप्त करे, लेकिन उसके माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा। अब अचानक से उसे कमरे में रखी हुई छड़ी दिखी, तो उसने बक्से के ऊपर चढ़कर उस छड़ी से केलों को उतार लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये जो आइडिया था ये वन मानुस के दिमाग में अचानक से आया कि हाँ मैं इस तरह से भी प्रयास करके केले प्राप्त कर सकता हूँ। आरोपण का सिद्धांत यह किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था?
वन मान उस पे किया था। अब कोहलर ने आरोपण के सिद्धांत में क्या कहा कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान और बाद में सीखे गए ज्ञान में जितनी ज़्यादा समानता होगी आरोपण भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसके लिए मान लो आप हिंदी का सब्जेक्ट ले लो और संस्कृत ले लो, ठीक है। तो हिंदी और संस्कृत ये दोनों सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो इन दोनों में आरोपण भी उतना ही अधिक हो रहा है। तो यहाँ कोहलर ने ये ही बताने का प्रयास किया है कि जो पास्ट में हमने नॉलेज प्राप्त किया, मतलब पास्ट में जैसे हमने हिंदी सीखी और अब प्रेजेंट में हम संस्कृत सीख रहे हैं, तो हम हिंदी से अवगत हैं, हमें हिंदी का ज्ञान है, और संस्कृत भी हिंदी के ही जैसी है, तो उनमें समानता की वजह से क्या हो रहा है, आरोपण हो रहा है। भाषा विकास का सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार आता है CTET में आपके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और ये टेट में भी आ सकता है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, नॉन चॉम्स्की। और नॉन चॉम्स्की कहाँ के थे, अमेरिका के। तो नॉन चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत में क्या कहा, ये कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ये कहते हैं बच्चे के मस्तिष्क में एक यंत्र होता है जिसे भाषा संग्रहण यंत्र कहते हैं, जिससे बच्चा भाषा को सीखता है। तो भाषा संग्रहण यंत्र के बारे में जानकारी किसने दी थी, नॉन चॉम्स्की ने। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भाषा संग्रहण यंत्र के बारे में जानकारी किसने दी थी, तो किसने दी थी, नॉन चॉम्स्की ने। अब इन्होंने क्या कहा कि बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। मतलब जैसे आप यहाँ ये समझिए कि हमारे इंडिया में जो भाषा चलती है वो कौन सी चलती है, हिंदी। अब किसी अन्य देश को ले लीजिए, मान लीजिए आप अमेरिका को ले लीजिए, वहाँ कौन सी भाषा चलती है, इंग्लिश। तो वहाँ के वातावरण से बच्चे को क्या होता है कि ग्रामर के नियम मिलते हैं, ठीक है, जिससे बच्चा अपने देश की भाषा ईजिली सीख पाता है। अब वो सीख पा रहा है क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो जन्मजात क्षमता है, उसे वो माहौल वहाँ पे वैसा मिल रहा है। क्या हमारे देश के बच्चे जन्मजात ग्रामर सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, नहीं। अमेरिका के बच्चे जन्मजात मतलब जन्म से हिंदी सीख सकते हैं, नहीं। क्योंकि अगर हमारे ही देश के बच्चे हैं वो इंग्लिश क्या है, सीखेंगे, जबकि अमेरिका के बच्चों को इंग्लिश आती है जन्म से ही। क्यों, क्योंकि उन्हें हम जिस वातावरण में वो रह रहे हैं वहाँ से उन्हें ग्रामर के नियम मिल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे उन्हें हिंदी सीखने के नियम बचपन से ही, जन्म से ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहने का प्रयास किया कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, और बच्चे के मस्तिष्क में एक यंत्र होता है, उस यंत्र को इन्होंने क्या नाम दिया, भाषा संग्रहण यंत्र। डिवाइस, वो भाषा संग्रहण यंत्र, तो इसे इन्होंने क्या कहा, इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, नॉन चॉम्स्की ने। यानी ग्रामर जन्मजात होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज, कि हर बच्चा अपने अपने देश की भाषा जन्म से ही बोलना जानता है। क्यों, क्योंकि उसे अपने देश की जो भाषा है वो उस वातावरण में रह के उस देश की जो ग्रामर है उसके नियम सीख रहा है, उसे बचपन से ही उस ग्रामर के या उस लैंग्वेज के नियम मिल रहे हैं। अब मैस्लो का सिद्धांत, ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेट में आता ही आता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, मैस्लो ने। या फिर ये भी पूछ सकता है कि पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, मैस्लो ने, ठीक है। मानवतावादी सिद्धांत, इसे मैस्लो का त्रिभुजीय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, और
इसे मैस्लो का त्रिभुजीय सिद्धांत कहते हैं। अब मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने बताया है कि मनुष्य की 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी? दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की मांग, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता किससे जुड़ी है? हमारे भूख प्यास से, शारीरिक आवश्यकता से। सुरक्षा की मांग कि हमारी जॉब हो जाए या हमारा कोई बिजनेस हो जाए, हम अपने खर्चे खुद उठाएं, हमारे अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। आत्मीयता की आवश्यकता, हमारे संबंध, जैसे हमारा परिवार हो गया, दोस्त हो गए या जीवन साथी वगैरह, ठीक है। सम्मान की आवश्यकता कि आप अपनी भी इज्जत करें और आप दूसरे की भी इज्जत करें। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता ये इस स्टेज पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं। जैसे आप APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, ठीक है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता कि इंसान में ना किसी तरह का कोई डर है और वो क्रिएटिव माइंड होता है उसका। अब इसे और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज हमारी शारीरिक ज़रूरतें, भूख प्यास सोना इत्यादि, ये कौन सी हैं? दैहिक। अब सेकंड हमारी कौन सी है? सुरक्षा की ज़रूरत, शारीरिक, नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, ये भी एक हमारी सुरक्षा है कि हम फिजिकली फिट एंड फाइन रहें। नौकरी हो हमारे पास कोई रोज़गार हो। तीसरा, आत्मीयता की भावना, दोस्त परिवार जीवन साथी ये हमारे जीवन में हो। चौथी स्टेज, आत्मसम्मान, कोई उपलब्धि प्राप्त करें अपने जीवन में। जैसे कोई जॉब की ये मान लीजिए, जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब की नीड है कि हाँ आप टीचर बन जाएं और आप बन जाते हैं, तो ये आपकी एक उपलब्धि है कि समाज में आपने अपना एक स्थान बनाया। आप दूसरों को सम्मान भी देते हैं और दूसरों से आपको भी सम्मान मिलता है, और इसे क्या कहा गया है? आत्मसम्मान। लास्ट स्टेज कौन सी है? प्रत्यक्षीकरण, समस्या निवारण, आप अपनी समस्याओं का इजीली निवारण कर पाते हैं। रचनात्मक, आप क्रिएटिव होते हैं, भेदभाव से परे, आप ऊंच नीच इस तरह की हर बुराई से दूर होते हैं। आपके अंदर नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य ये सब होते हैं जिनके अनुसार आप कार्य करते हैं समाज में। टॉल मैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट के उससे एग्जामिनर पूछ सकता है कि चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया? टॉलमैन ने दिया। अब टॉलमैन के अधिगम के सिद्धांत को, टॉलमैन ने मतलब ये जो अधिगम का सिद्धांत दिया, इसे कहा क्या? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। इसे साइन थ्योरी भी कहते हैं, इसे ट्रेस थ्योरी भी कहते हैं। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि हर शब्द से एक प्रतीक या चिन्ह जुड़ा हुआ है, अगर वह न रहे तो किसी प्रकार का अधिगम नहीं हो सकता। इसलिए गणित, मोबाइल की दुनिया और जीवन के हर क्षेत्र में चिन्हों का प्रयोग होता है। गणित, अब अगर ये साइन है, मान लीजिए ये किसका साइन है? गुणा का, तो क्या कह रहा है यहाँ पे? भाग, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अगर गुणा का पता होगा कि हाँ गुणा का अर्थ क्या है, और इस अर्थ का पता कैसे चलेगा? जब आपको शब्द का पता होगा तभी तो उसका अर्थ पता होगा, और तभी आप कर पाएंगे हाँ गुणा भाग कोई भी सवाल। मोबाइल की दुनिया, अब आप ये समझिए कि मोबाइल में कितने सारे सिंबल्स होते हैं। तो
आपको सिंबल की जानकारी है तभी आप उस सिंबल का यूज़ कर पा रहे हैं ना मोबाइल में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत, तो किसने दिया था चिन्ह अधिगम का सिद्धांत? टॉलमैन ने। और इन्होंने क्या कहा कि हर शब्द से एक प्रतीक या चिन्ह जुड़ा हुआ है, अगर वो ही ना रहे तो आप अधिगम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विलियम मैकडूगल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेट और सीटेट दोनों के लिए। अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि प्रयोजनवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को, ठीक है। हार्मिक या प्रेरकीय संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को। मतलब ये जो इन्होंने प्रयोजनवाद का सिद्धांत दिया, इसे प्रेरकीय संप्रदाय भी कहा जाता है या इसे हार्मिक थ्योरी भी कहा जाता है। इन्हें मूल प्रवृत्ति का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि हमारी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं। अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में पूछा भी जाता है। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति के जनक कौन हैं? विलियम मैकडूगल। इन्होंने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई? 14 प्रकार की। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के कितने पक्ष होते हैं? 3। विलियम मैकडूगल को प्रयोजनवाद का जनक कहा जाता है। इसे हार्मिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने ये जो प्रयोजनवाद का सिद्धांत दिया, इसे हार्मिक थ्योरी भी कहते हैं। और ये जो हार्मिक सिद्धांत है, इसमें ये जो हार्मिक वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। यह आ सकता है कि हार्मिक वर्ड कौन सी भाषा का शब्द है? तो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और हार्मिक शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रेरक। इसलिए इस सिद्धांत को प्रेरकीयवाद भी कहा जाता है। प्रेरकवाद के जनक कौन हैं? विलियम मैकडूगल। इनके प्रयोजनवाद के सिद्धांत को ही प्रेरकीयवाद भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे हार्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये रही। मैकडूगल के अनुसार मनुष्य के हर व्यवहार का कारण प्रेरक उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, जो कि जन्मजात होती है। तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने बताया? विलियम मैकडूगल ने। इन्होंने क्या कहा कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो आपकी जन्मजात होती है, ठीक है। और इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को कितने भागों में बांटा? 14 भागों में। और हर मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष बताए। वो पक्ष कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका अल्बर्ट बांडूरा का सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्बर्ट बांडूरा ने। इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 स्टेजेस बताई। इस सिद्धांत को आदर्श प्रतिदर्श का सिद्धांत भी कहते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, सबलीकरण। अब ये जो अल्बर्ट बांडूरा थे, ये कहाँ के थे? ये कनाडा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कनाडा के। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? बेबो डॉल पर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो बेंडा के सिद्धांत को अधिगम का प्रेरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया, इसे आदर्श प्रतिदर्श का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत तो कहते ही हैं, लेकिन इसे अधिगम का प्रेरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया अल्बर्ट बेंडा ने। अब ये भी आ सकता है कि आदर्श प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया? वो किसने दिया? अल्बर्ट बेंडा ने।
अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, अल्बर्ट बेंडा ने। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अधिगम का प्रेरणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो वो किसने दिया था, अल्बर्ट बेंडा ने। ठीक है, ये याद कर लीजिए। इन्होंने कहा कि अधिगम हमेशा समाज में घटित होता है और समाज के वे लोग जिनसे हम कुछ सीखते हैं हमारे आदर्श होते हैं। अधिगम व्यक्ति समाज का हिस्सा है। अब जब वो समाज में रहता है तो वो समाज में रहकर हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखता है, और वो लोग जिनसे वो कुछ अच्छा सीख रहा होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे आदर्श कहलाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इसमें ये नोट करके लिख लीजिएगा आप, इसमें दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहारों को अपनाया जाता है और अमान्य व्यवहारों को नकार दिया जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो चोरी चकारी करता है, एक व्यक्ति है, आप स्टूडेंट को ले लो, या कोई अच्छी सोशल सर्विस कर रहा है या किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो अब आप चोरी करने वाले को देखकर उसे नकार देंगे, ये गलत काम है, अमान्य व्यवहार है समाज की दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से। ठीक है, और एक सही काम जो व्यक्ति कर रहा है वो आप क्योंकि आप उससे कुछ सीखेंगे तो वो आपका आदर्श हो सकता है, आपकी टीचर्स आपकी आदर्श हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स आपके आदर्श हो सकते हैं, जिनसे हम हमेशा कुछ अच्छा सीखते हैं, वो हमारे आदर्श होते हैं। तो यही बात इन्होंने अपने सिद्धांत में कही कि समाज के वे लोग जिनसे हम कुछ सीखते हैं से मतलब क्या है कि कुछ अच्छा सीखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ हमें अपने जीवन यापन कैसे करना चाहिए, या हमें नैतिक मूल्यों, कौन से नैतिक मूल्य हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और उन्हें अपनाकर कुछ अच्छा कार्य जीवन में करना चाहिए। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बेंडा ने। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जीन पियाजे जो हैं ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये सीटेट में आता ही आता है। और ये वाला जो मैंने आपको बताया था सिद्धांत, कौन सा, अल्बर्ट बेंडा का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। और 2-3 दिन बाद रोज़ सीटेट के 4-5 क्वेश्चंस साथ में और करेंगे, या उसके अलग से अपना प्लेलिस्ट बना के डाल दिया करूँगी। ठीक है, आप देख लिया कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये रही जीन पियाजे। अब जीन पियाजे ने मनोविज्ञान में 3 चीज़ें बताई, स्कीमा, आत्मसातीकरण, समावेशन। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें स्कीमा के बारे में जानकारी किसने दी, तो किसने दी, जीन पियाजे। समावेशन के बारे में किसने बताया, तो किसने बताया, जीन पियाजे। अब यहाँ देखिए पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा एक स्टोरेज हाउस की तरह या मेमोरी चिप की तरह कार्य करता है, जिसमें एक बच्चा अपनी सूचनाओं का संग्रह करता है। अब देखो मतलब पहले क्या होता था कि अभी भी जैसे मान लीजिए आप पेन ड्राइव हो गई या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर, तो इसमें जो मेमोरी है मतलब जो भी डाटा हम सेव करते हैं वो कहाँ जाके सेव होता है, सीपीयू में। ऐसे ही हमारा माइंड होता है, हमारा माइंड जो है सीपीयू की तरह कार्य करता है, जिसमें सूचनाओं का संग्रह होता है, और जहाँ सूचनाओं का संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, स्कीमा। ठीक है, अब दूसरा आत्मसातीकरण, बच्चे के द्वारा सीखे गए ज्ञान का अपनाया गया रूप। तीसरा है समावेशन, जब बच्चे के पूर्व में सीखे गए ज्ञान और बाद में सीखे गए ज्ञान में विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे में बच्चा अनुकूलन करके नए और पुराने ज्ञान को समावेशित कर लेता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो है, ठीक है, एक स्कूल का बच्चा किताब और कॉपी दोनों को एक जैसा ही देखता है, ठीक है, और कॉपी को किताब ही समझ लेता है।
किताब और कॉपी दोनों को एक जैसा समझता है, पर बाद में यह जानता है कि किताब से वह पढ़ सकता है जबकि कॉपी में उसे खुद लिखना पड़ेगा। अब दोनों के गुणों को अलग अलग भागों में बांटना ही समावेशन है कि किताब का कार्य है कि उसमें देख के हम पढ़ें और कॉपी का कार्य है कि उसमें हम लिखें। अब कल जो क्लास की थी तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये सीटेट की फर्स्ट क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगी, अपलोडेड है। तो जो सीटेट की फर्स्ट क्लास के टॉपिक्स थे उन्हें हम 5-10 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया? विलियम जेम्स को। संरचनावाद का संस्थापक किसे कहा गया? विलियम जेम्स को। ये दोनों ही टेट में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब ये जो विलियम जेम्स थे इन्होंने एक वर्ड दिया, चेतना का धारा प्रवाह, और इसका अर्थ क्या बताया? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, की एक व्यक्ति एक समय में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में रह सकता है। इसे आप P2F से याद कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहता है? वाइगोत्स्की जो थे चोमास्की से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आज मैंने आपको चोमास्की के बारे में पढ़ाया ही है। इन्होंने भाषा संग्रहण यंत्र के बारे में जानकारी दी कि भाषा जन्मजात होती है। अब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अन्योन्य क्रिया करके सीखते हैं। तो बच्चे समाज का हिस्सा हैं, हम लोग समाज का हिस्सा हैं और समाज में हम रहते हैं तो हम हमेशा ही समाज से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, और सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कभी हम अपने पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं, कभी हम मित्रजनों से सीख रहे होते हैं, कभी हम स्कूल में अपने कुछ सीख रहे होते हैं, कभी हम अपने पेरेंट्स के साथ में किसी सामाजिक संस्था पे गए हैं, मंदिर गए हैं, मस्जिद गए हैं या किसी और सामाजिक संस्था पे गए हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ देखकर सीख रहे होते हैं, ठीक है। अब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि एक बच्चा सबसे बेहतर तभी सीखता है जब उसके अंदर भाषा का विकास हो, क्योंकि भाषा क्या करती है? एक माध्यम का काम करती है। जैसे दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कब करेंगे? जब उनके अंदर भाषा का विकास होगा, ठीक है। तो वाइगोत्स्की यही बात कह रहे हैं कि एक बच्चा सबसे बेहतर तभी सीखता है जब उसके अंदर भाषा का विकास हो। अब वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ZPD। वाइगोत्स्की का जो प्रयोग था वो किस पर था? खिलौने पर। इन्होंने क्या किया? अब इसे आप इस तरह से समझिए, एक बच्चा है तो उसे एक खिलौना दे दिया, अब उसके सभी अंग निकाल दिए, अलग अलग कर दिए, हाथ अलग कर दिए, पैर अलग कर दिए। अब क्या हुआ कि बच्चे ने उस खिलौने में जो हाथ पैर थे, मतलब जितना वो जोड़ सकता था जोड़ा, ठीक है। अब एक टाइम आया कि हाँ वो उसे आगे सॉल्व नहीं कर पाया कि हाँ मैं इसे और कैसे जोड़ूं, तो उसके लिए उसने किसकी मदद ली? अपने बड़ों की। मान लीजिए एक बच्चा है और उसका कोई खिलौना टूट जाता है, तो इतना तो वो खुद अपना खिलौना सही कर लेता है, 40%, ठीक है। अब बच्चा 60%, उसके लिए क्या करता है? बच्चा जाता है अपने पेरेंट्स के पास। अब उसके पेरेंट्स वो जो 60% उस खिलौने को बच्चा नहीं जोड़ पाया था, तो उसके पेरेंट्स उस खिलौने को जोड़ते हैं। अब बच्चा वो चीज़ देख रहा था तो वो उसने किससे सीखा? अपने पेरेंट्स से सीखा। तो यही चीज़ कि इस 40% और 60% के बीच में जो अंतर है वही ZPD है, कि एक समस्या जो बच्चा खुद से सॉल्व कर सकता है और एक समस्या जिसके लिए वो अपने बड़ों की मदद लेता है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे क्या कहा? ZPD। यहीं पर उन्होंने यही बात कही कि एक बच्चा जो खुद कर सकता है और वह जो कार्य एक वयस्क के मार्गदर्शन में कर सकता है, इन दोनों का अंतर ही संभावित विकास का क्षेत्र है। इसे आप अपना एक सेकंड
मान लीजिए आपके बुक में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उस क्वेश्चन का आधा आंसर तो बच्चे ने खुद से लिख लिया, बट उसका जो आधा आंसर है वो नहीं लिख पा रहा, तो वो उसने किसकी मदद से लिखा? वो लिखा उसने अपनी टीचर की मदद से, उसने अपनी टीचर से सीखा। ठीक है, तो यही इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाया? ZPD। अब नेक्स्ट, परिस्थिति परक का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रतिपादक बॉनफेनर, अन्य नाम जैव पारिस्थितिकी का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि बालक का संबंध आसपास के वातावरण से होता है, मतलब बालक का संबंध आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। अब इन्होंने क्या कहा अपने सिद्धांत में कि इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि 5 मंडल होते हैं। एक लघु मंडल जिसमें परिवार, मित्र और स्कूल, इन तीनों से बच्चा सीख रहा होता है। दूसरा मध्य मंडल, अपने परिवार, मित्र और पड़ोसियों से बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, वहाँ मंडल। संस्थाएं, स्वास्थ्य कार्यालय का प्रभाव पड़ता है, मंदिर मस्जिदों का, मतलब सामाजिक संस्थाएं होती हैं जैसे आपका अस्पताल वगैरह हो गए या कोई अन्य सामाजिक संस्था हो गई, मंदिर मस्जिद, तो यहाँ जब बच्चा गया तो वहाँ उसने कुछ ना कुछ सीखा। वही है वृद्ध मंडल, सांस्कृतिक मूल्य व नैतिक मूल्य सबका प्रभाव बालक पर पड़ता है। लास्ट क्या है? घटक मंडल, पर्यावरण में जो चेंजेस होते हैं तो उनसे भी बच्चा प्रभावित होता है। थानेडाइक का सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है कि इसे अच्छा थानेडाइक के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे SR का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे SR संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे समान अवयव का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे त्रुटियों में प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है SR थ्योरी और त्रुटि प्रयास का सिद्धांत। क्वेश्चन आता है कि त्रुटियों में प्रयास का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? थानेडाइक ने दिया। अब इन्होंने सीखने के नियम दिए, इन्होंने सीखने के 3 नियम बताए, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ये इम्पोर्टेंट है कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? थानेडाइक को। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया? तो किस पे किया? बिल्ली पर। थानेडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को दिया। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, वह जब जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी की उत्तेजना को बढ़ा रहे हैं, तो वो उस अनुक्रिया को बार बार दोहराएगा और उससे कुछ ना कुछ सीखेगा। अब मोटिवेशन भी काम कब करता है? जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, और मान लो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी क्रिएट हो ही जाएगा, तो उससे क्या करेगा कि वो उस क्रिया को बार बार करेगा, और जिससे जब वो उस क्रिया को बार बार करेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। अब सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात क्या है? यह प्रयोग बताता है कि त्रुटि तो होगी लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जब आप जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, इसे आप अपने जीवन से भी जोड़ सकते हैं कि जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, हर इंसान का कोई ना कोई एम होता है, तो उस एम को प्राप्त करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन जब इंसान मोटिवेटेड होता है तो वो उस क्रिया को बार बार करता है, जिससे वो त्रुटियाँ ख़त्म होती चली जाती हैं और इंसान अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मानव विकास का मनोविश्लेषण का सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसने दिया? फ्राइड ने दिया। अब इन्होंने अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी दिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? फ्राइड ने दिया था। फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? ये भी फ्राइड ने दिया था। अब इन्होंने व्यक्तित्व का जो सिद्धांत था उसे 3 भागों में बांट दिया, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, इदम, अहम, परम अहम। इड को क्या कहा इन्होंने?
इड को इदम, ईगो को अहम, सुपर ईगो को पराअहम। इड शारीरिक मूल आवश्यकताएं जैसे भूख प्यास, ठीक है। अब दूसरा ईगो, आवश्यकता की संतुष्टि की योजना बनाना या परिणाम की चिंता करना। अब जैसे स्टूडेंट हो गया 10th क्लास का, ये मैंने कल भी बताया था, 12th क्लास का मान लो, और उसे लाने हैं अपने 90%, तो उसके लिए क्या है कि वो योजना बनाता है कि मैं रोज़ 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा, ठीक है। वो 6 घंटे पढ़ने की योजना बनाता है। साथ ही साथ वो परिणाम के बारे में भी सोचता है कि मेरे 100 में से 90% मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। अब ये आप करियर में भी ले सकते हैं अपने, कि आप अगर जॉब अचीव करना चाहते हैं तो मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, उसके लिए आप भी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हाँ मैं आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ूंगा, 1 घंटा जीएस पढ़ूंगा, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी, ठीक है। सुपर ईगो समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के द्वारा काम करता है और वह बुरे कामों से दूर रहता है। जैसे मैंने एक सिद्धांत में अभी आपको पीछे बताया भी था कि 2 व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति चोरी करता है और एक व्यक्ति जो है टीचर है, वो पढ़ाता है। तो अब हम क्या करते हैं, जो चोरी करता है वो एक गलत काम है, उस काम को नकार देते हैं क्योंकि वो नैतिक उद्देश्य से सही नहीं है। और जो टीचर है उससे हम कुछ सीखते हैं, वो एक अच्छा काम है, हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमें जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए। तो वो हमारे लिए क्या हुआ, एक आदर्श साबित हुआ। और यह कार्य नैतिक मूल्य दृष्टि से, मतलब सामाजिक दृष्टि से उचित है। फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए और इन्होंने एक और बात ध्यान देना कि इन्होंने मानव मस्तिष्क की तुलना किससे की, तो किससे की, बर्फ़ के टुकड़े से। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना किससे की, तो किससे की, बर्फ़ के टुकड़े से। अब इन्होंने मन के भी 3 प्रकार बताए, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन मन। चेतन मन हमारे वर्तमान से, हमारे आज से जुड़ा हुआ होता है। अर्धचेतन मन, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता लेकिन कुछ टाइम देकर याद आ जाते हैं। जैसे आप कोई चीज़ कहीं रख के भूल जाते हैं, मान लीजिए आप अपनी कॉपी कहीं रख के भूल गए या अपनी कोई बुक अपने किसी फ्रेंड को दे के भूल गए, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको अचानक से याद आता है कि हाँ मैंने अपनी बुक अपनी फ्रेंड को दी थी या अपने फ्रेंड को दी थी, ठीक है। अचेतन मन भूत की बातों को भूल चुके हैं, याद करने पर भी याद नहीं आती। मतलब पास्ट की वो बातें जिन्हें आप पूरी तरह से भूल चुके हैं, अगर आप उन्हें याद भी करना चाहेंगे तो वो आपको याद नहीं आएंगी। यही क्या है, अचेतन मन है। तो चलिए, आज की क्लास हमारी सीटेट की कंप्लीट हुई। साथ ही कल आपको सीटेट की तीसरी क्लास मिलेगी और सीटेट की जो फर्स्ट क्लास है वो चैनल पे अपलोडेड है, वो आप वहाँ से देख लीजिए।